सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर सब लोग सुरक्षित हो। आइए आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 8 अपनों के पत्र के भाषा अध्ययन भाग को पढ़ेंगे। भाषा अध्ययन यानी कि आपके इस पाठ के ग्रामर पाठ को, व्याकरण को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। भाषा अध्ययन, आओ जाने। वाक्य में संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ सर्वनाम का जिक्र किया गया है। तो सर्वनाम को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संज्ञा क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को पाठ 7 हार की जीत पाठ में संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं समझाया था। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी भी संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम हम संज्ञा शब्द से बचने के लिए या संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे गीतांजलि अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है। यहाँ गीतांजलि अच्छी लड़की है। गीतांजलि एक संज्ञा शब्द है। तो गीतांजलि का यहाँ पर हमने प्रयोग न करके हमने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का प्रयोग किया है वह एक सर्वनाम है। वह रोज स्कूल जाती है। गौतम और राहुल क्रिकेट खेलते हैं। वे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो वे जो शब्द है वो सर्वनाम है। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग ना करते और हम इस तरह वाक्य को लिखते कि गौतम और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, गौतम और राहुल मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से वाक्य में कुछ अटपटा या कुछ भद्दा सा लगता है, या सुनने में या आपको पढ़ते वक्त अच्छा नहीं लगता। तो हम भाषा को और भी सुंदर, भाषा में सुगमता, संक्षिप्तता लाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर भी परिभाषा दी गई है, वाक्य में संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम जैसे कोई भी अनुच्छेद, अगर हमने अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिया तो बार बार अगर हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया तो वो अनुच्छेद कुछ अटपटा सा लगेगा या सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग ना करके जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम तो हम बोल सकते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि सर्वनाम 12 तरह के हैं, जैसे कि 12 माने गए हैं हिंदी में। तो जैसे कि मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, जो, कोई, कुछ, बिना, ये सब सर्वनाम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आओ सर्वनामों के साथ आने वाली क्रिया रूप ध्यान से देखें और लिखें। क्रिया, यहाँ पे क्रिया दी गई है। यहाँ तू के साथ हमें इस क्रिया का रूप लिखना है, तुम के साथ लिखना है, आप के साथ लिखना है। तो जैसे खेलना, खेल, खेलो, खेलिए। तो यहाँ पे आना ये होगा आ, आओ, आइए। पढ़, पढ़ो, पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने ले आऊँगा। आप वहाँ सावधान से रहिएगा। चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।
आप देख सकते हैं ये रेखांकित शब्द जो है इनसे हमें पता चल रहा है कि ये काम आने वाले समय में होने वाला है। तो जब काम आने वाले समय में होने का भाव पता चलता है या होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि काल किसे कहते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, हम उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। तो आपके यहाँ पर भविष्यकाल है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। भूतकाल और वर्तमान काल हम बाद में विस्तार से जानेंगे। भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किए जाने का बोध हो या होने का बोध हो, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर भी इसकी परिभाषा दी गई है कि ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों वाले शब्दों से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होने वाला है। जब काम आने वाले समय में होने का भाव होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो मैंने भी ठीक वैसा ही कहा कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के आने वाले समय में किए जाने या होने का बोध हो, हम उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, आज वर्षा होगी। तो हमने कहा कि आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे ये होगी यानी कि होने वाला है, आने वाले समय में ये होने का बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये काम होने वाला है। और ऐसे शब्दों या ऐसे क्रियाओं को हम भविष्यकाल, मतलब ऐसे क्रिया के रूप को हम जिससे बोध हो हमें ये काम आने वाले समय में हो रहा है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम उदाहरण के तौर पर कि गुरुजी कल ये पाठ पढ़ाएंगे, या मेरे भाई की शादी इस वर्ष होगी। तो ये जो 2 उदाहरण मैंने लिए, ये हमें बता रहे हैं कि ये कब, मतलब इसमें समय का बोध हो रहा है कि ये आने वाले समय में कब होगा। यानी कि जैसे पहले उदाहरण मैंने आपसे कहा कि गुरुजी कल ये पाठ पढ़ाएंगे, यानी कि आने वाला समय कल ही है, हमें पता है ये कल ही होने वाला है। या दूसरा जैसे मैंने उदाहरण लिया था, मेरे भाई की शादी इस वर्ष होगी, तो मुझे पता है कि आने वाले समय में कितने समय तक या कितने सामान्य रूप से मुझे पता है ये इतने दिनों के अंदर ये होने वाला है। तो ऐसे क्रिया के रूपों को हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें काम में सामान्यतः आने वाली समय में होने वाली है, इसीलिए हम इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना हो परंतु निश्चित ना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संभाव्य यानी कि संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि ये काम कब होने वाला है। जैसे कि पहले आपके यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने के लिए ले आऊँगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश घुमाने ले जाएंगे, लेकिन काम होने की संभावना तो है लेकिन निश्चित नहीं है वो कब उन्हें लेकर जाएंगे। तो ये था भविष्यकाल। आइए देखते हैं आगे क्या है। खाली जगह को भविष्य का बोध होने वाले क्रिया रूपों से पूरा करो। गोपाल बाजार क्या होगा? भविष्यकाल ना, तो जाएगा।
गीतांजलि और गौतम विज्ञान प्रदर्शनी देखने जाएंगे। माँ भी उन लोगों के साथ रहेगी। वह आने से ही पता चलेगा। आइए देखते हैं नीचे क्या है। नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सीमा, एक अच्छा फल दो। हाँ हाँ, दोनों कच्चे फल खराब हैं, पके आम ही दो। तो देख सकते हो आप इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जो भी हैं वो फल की विशेषता बता रहे हैं। जैसे सीमा, एक अच्छा फल दो, यहाँ पे फल अच्छा फल देने की बात की गई है। यहाँ जो दोनों कच्चे फल खराब हैं, यानी कि फल जो कच्चे थे वो खराब हो चुके हैं, और यहाँ पके आम। तो यहाँ ये जो रेखांकित शब्द हैं ये फल की विशेषता बता रहे हैं। आगे देखते हैं। राम स्वस्थ लड़का है, वह पढ़ाई में भी तेज है, उसका आचरण भी ठीक है। तो यहाँ जो राम है वह स्वस्थ लड़का है, पढ़ाई में भी वो तेज है और आचरण भी उसका ठीक है। तो यहाँ राम, ये जो स्वस्थ, तेज और ठीक है, ये राम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये जो सारे शब्द आप देख रहे हैं रेखांकित किए हुए हैं, ये सारे शब्द विशेषण हैं। तो ये देखिए, जान ले, ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों वाले रेखांकित शब्द अच्छा, कच्चे, पके, स्वस्थ, तेज, ठीक किसी की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो वही मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।